नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 13 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि डेली करंट अफेयर की क्लासेस को आप रेगुलर फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और इतना ही नहीं, डेली रिवीजन करते रहिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो देखिए, अभी हाथियों की जो है संख्या की गणना की गई है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल या तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर ध्यान रखेगा वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये जो नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए दोस्तों, तो राज्य में हाथियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो पहले देखा जाए 6049 थी, जो बढ़ करके अब कितनी हो गई है, तो 6395 हो गई। ठीक है, यहाँ के जो कर्नाटक के जो वन मंत्री हैं दोस्तों ईश्वर खंड्रे, इन्होंने ये जानकारी दी है। और जो वन मंत्री इन्होंने ये बताया कि मई में जो है हुई हाथी की गणना की रिपोर्ट जारी हुई है। तो इन्हीं के द्वारा जो है, जो वन मंत्री हैं कर्नाटक के ईश्वर खंड्रे, उन्हीं के द्वारा मई में जो है जो हाथियों की गणना की गई थी उसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। यहाँ पे बात करें जो 2017 में जो अंतिम गणना हुई थी दोस्तों हाथियों की, वो हुई थी 2017 में हुई थी। और उसकी तुलना में 2017, देखिए 5 वर्षों के अंतराल पे हाथियों की गणना की जाती है और 5 वर्ष के बाद देखा जाए यहाँ पे तो हाथियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, तो 346 की जो है संख्या में वृद्धि हुई है। किसमें, 2017 के बाद में। हाथियों की गणना दोस्तों हर साल जो है 5 वर्षों पे की जाती है। जो पिछली गणना हुई थी दोस्तों वो हुआ था 2017 में। अगर हम बात करें हाथियों की, जो कि एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इसकी रक्षा करने के लिए दोस्तों 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, विश्व हाथी दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो हाथियों चूंकि एक संकटग्रस्त प्रजाति है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके आवास के संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। जिससे कि किस उद्देश्य से, तो इनके निवास स्थल के संरक्षण को लेकर के लोगों की भी जागरूकता फैलाई जा सके और इन्हें जो है आराम से रहने दिया जा सके, इसके प्रति, इसके लिए जो है इस दिवस का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि अगर हम देखें कल जो था दोस्तों विश्व हाथी दिवस था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि रिकॉर्ड जो है वृद्धि हुई है हाथियों की संख्या में, कहाँ पे हुई है, कर्नाटक में हुई है। और हमने ये भी देखा कि जो है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू किया है। ठीक है, तो स्मार्टफोन योजना, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना जो शुरू किया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू किया है। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों अशोक गहलोत, इन्होंने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 जो है वो शुरू की है। ठीक है, क्या नाम है, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023। किसके द्वारा किया गया है, तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा, तो राजस्थान में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को जो है मुफ्त में मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाएगा। और ना सिर्फ दोस्तों मोबाइल फोन बल्कि इंटरनेट की सुविधा भी और साथ ही साथ वॉइस कॉल सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी दोस्तों, किन्हें, जो उस राज्य की महिलाएं होंगी। ध्यान रखिएगा, ये हर महिलाओं को वरीयता इसमें नहीं दिया जाएगा। ये जो स्मार्टफोन का वितरण है दोस्तों वो 10 अगस्त से शुरू हुआ है, 30 अगस्त तक दिया जाएगा। और इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी, किन महिलाओं को दिया जाएगा, तो जो विधवाएं हैं और साथ ही साथ जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे कुछ अन्य करंट अफेयर की जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन जो शुरू हुई गई है, कहाँ की गई है, राजस्थान में किया गया है। अगला है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, राजस्थान में बनाया जाएगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम
वो कौन सा है आप मुझे बताएं, और वो किस राज्य में स्थित है कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि दूसरा भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो राजस्थान में बनने जा रहा है। महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया गया कहाँ के द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य ने 69वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी? किस राज्य में आयोजित किया जाएगा 69वीं, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता? तो दोस्तों ये किया जाएगा केरल में। करेक्ट आंसर है सी, केरल में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो केरल में देखा जाए तो 69 में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल के जो अलपुझा झील है, उसमें जो झील है जिसका नाम है पुनामड़ा झील, उसमें आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुनामड़ा झील जो है वो किस राज्य में है? तो केरल में है। और केरल के किस जिले में है? तो अलपुझा झील में है, जहाँ पे नेहरू ट्रॉफी जो नौका दौड़ है इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में देखा जाए जो सर्प आकार की जो है 19 नौकाएं सहित, ठीक है, 72 नौकाएं हिस्सा लेंगी। इस ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों वो कहाँ पे कब जो है, ये हर साल देखा जाए तो अगस्त महीने का जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन इसको आयोजित किया जाता है। और इसका जो आयोजन किया गया, ठीक है, तो इसका इस नौका दौड़ प्रतियोगिता का जो शुभारंभ किया गया यानी कि जो उद्घाटन किया गया वो जो केरल के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम है, ठीक है, माफ करिएगा, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ठीक है, उनके द्वारा जो है इस नौका दौड़ का उद्घाटन किया गया। इसमें देखा जाए जो केरल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं आशीष के देसाई और दक्षिणी वायु सेना कमान के जो मुख्य कमांडर है एयर मार्शल बालाकृष्ण मणिकंठन भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के जानो भारत कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, ये जानो भारत कार्यक्रम जो है वो किस मंत्रालय का है? तो ये विदेश मंत्रालय का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में विदेश से आए जो 60 प्रवासी युवा भी हैं वो इस प्रतियोगिता में देखे गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें क्या जानने को मिला? जानो भारत कार्यक्रम जो है वो विदेश मंत्रालय है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 69वां नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो प्रतियोगिता हुई है वो पुनामड़ा झील में, केरल के पुनामड़ा झील में आयोजित की गई। ठीक है, यहाँ पे हम केरल से रिलेटेड कुछ अन्य भी करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थे। जैसे कि अभी हाल ही में जारी किया गया था 5वां राज्य सुरक्षा सूचकांक 2023। इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पे कौन था दोस्तों? केरल था। ठीक है, वही बात करें जो वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई टैग में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा दोस्तों? तो वो रहा केरल रहा। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी और कुछ और करंट अफेयर को रिविजन किया। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, ठीक है, कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, तो तेलंगाना के जो सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है तारक रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया है और यह राज्य सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्था के बीच के एक सहयोग है। ठीक है, किसके किसके सहयोग से? जो ये भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया गया है, किसके किसके सहयोग से? तो राज्य सरकार यानी कि तेलंगाना सरकार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, मंच, और साथ ही साथ भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच में सहयोग से इसको विकसित लॉन्च किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने ऑपरेटिंग सिस्टम माया विकसित किया है? तो माया जो कि एक ऑपरेटिंग है, ओएस सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, और इसको विकसित देखिए किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। दोस्तों देखिए, साथ ही में वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जब मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ, ऑप्शंस जब आपके सामने है तो आंसर भी करते हुए चलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम माया विकसित किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखा जाए इधर हम लोग लगातार देख रहे हैं साइबर हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो साइबर हमले के खिलाफ जो है
एक जंग लड़ी जा रही है सरकार की तरफ से, तो उस जंग में जो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, तैयार किया है, जिसका नाम है माया। ध्यान रखिएगा, माया जो है ये स्वदेशी रूप से जो है विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके द्वारा जो है तैयार किया गया, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके जरिए जो सरकार का लक्ष्य क्या है, कंप्यूटर्स को जो है जो साइबर हमले होते हैं उन साइबर हमलों से सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। जल्द ही देखा जाए माया ओएस नामक स्वदेशी रूप से विकसित इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रक्षा मंत्रालय जो है सभी कंप्यूटरों में इंस्टॉल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब में जो है इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। और ये जो कार्य है वो इस वर्ष के अंत तक किया जाना है। ठीक है, ऐसे में देखा जाए जो नया ओएस माइक्रोसॉफ्ट के विंडो को रिप्लेस करेगा, तो जो अभी है जो नया माया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसको रिप्लेस कर देगा, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है, विंडोज को रिप्लेस करेगा और जल्द ही सशस्त्र बलों द्वारा अपनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माया विकसित किया है। ठीक है, जाहिर है कि अब स्वदेशी विंडोज माया से रक्षा मंत्रालय का साइबर सुरक्षा तंत्र और भी मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता भी क्या होगी, कम होगी। अभी भी हमें देखा जाए जो अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, जब स्वदेशी रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम माया को विकसित किया गया है जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो इससे हमारे दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी और दूसरा जो है हमारे जो रक्षा मंत्रालय जो सिस्टम है वो भी सुरक्षित हो सकेंगे। ठीक है, किससे, ये जो साइबर हमले होते हैं उनसे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये जो इसके बारे में बात करें, गौरतलब है कि ये जो है डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, उन्नत कंप्यूटिंग विकसित केंद्र और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञों की एक टीम ने ओपन सोर्स उबुंटू प्लेटफॉर्म पर माया ओएस को 6 महीने में विकसित किया। ठीक है, किसके किसके द्वारा किया गया है, तो रक्षा डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, उन्नत कंप्यूटर विकास केंद्र और राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र सहित और भी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के जो विशेषज्ञ थे उनकी एक टीम ने मिलकर के इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों, स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया। ठीक है, माया है किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां राइजिंग इंडिया शी शक्ति कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो कहां पे हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, राइजिंग इंडिया शी शक्ति कार्यक्रम। तो यहाँ पे जो है इस कार्यक्रम में भाग लिया दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया राइजिंग इंडिया शी शक्ति कार्यक्रम, इसमें राष्ट्रपति ने भी भाग लिया। कार्यक्रम जो है यह कार्यक्रम नेटवर्क 18 द्वारा अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली विभिन्न महिलाओं को मान्यता देने, उनके सम्मान करने और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है, नेटवर्क 18 के द्वारा। तो वो महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट उपलब्धियां जिन्होंने हासिल किया उनको सम्मानित करने के लिए, उनके कार्यों को मान्यता देने के लिए और जो कुछ भी उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसका उत्सव मनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, राइजिंग इंडिया शी शक्ति, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया। कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू की गई है। ठीक है, तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू किया गया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कौन सा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में राइजिंग मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू किया गया है। तो उत्तर भारतीय जो पहाड़ी शहर है या फिर पहाड़ी स्टेट कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसका जो शहर है दोस्तों धर्मशाला में तिब्बत संग्रहालय में है। वहां पे ही मैपिंग तिब्बत नामक एक प्रदर्शनी जो है क्या किया गया है, शुरू किया गया है। जो निर्वासित जो है तिब्बती सरकार ने कि जो सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के जो मंत्री है नोरजिन डोलमा, उन्होंने प्रदर्शनी का क्या किया दोस्तों, उद्घाटन किया। 17वीं शताब्दी से तिब्बत की ऐतिहासिक सीमाओं और पड़ोसी देशों के साथ इसके राजनीतिक संबंधों को दर्शाने वाला 42 मानचित्र प्रदर्शित किए गए हैं इस प्रदर्शनी में। ठीक है, और ये प्रदर्शनी देखिए शुरू हो चुकी है और ये 5 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी धर्मशाला पे जो है जारी रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की किस बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने किया दोस्तों, ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है।
तो एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें दोस्तों तो ये भारत का पहला भुगतान बैंक भी है। कौन दोस्तों? एयरटेल पेमेंट बैंक। और इस बैंक भी जो है, यह बैंक जो है बचत बैंक खाते के साथ साथ अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला ये पहला भारतीय बैंक बन गया है। ठीक है, तो इको कार्ड, ध्यान रखिएगा, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है दोस्तों? तो एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है और ये भारत का पहला भुगतान बैंक भी है। डेबिट कार्ड की बात किया जाए तो ये किस सामग्री से तैयार किया जाएगा? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उसके द्वारा इस डेबिट कार्ड को तैयार किया जाएगा, जो कि सामान, ठीक है, विनाइल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड के खिलाफ एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूलन सामग्री है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों की 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? 24/7 वीडियो बैंकिंग जो है सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर HDFC बैंक। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए है। ठीक है, यानी कि ध्यान रखिएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 7 दिन 24 घंटे 24/7 और देखा जाए तो वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक ये बन गया है। यह सेवा आमने सामने बातचीत जैसी सुविधाओं वाला एक वर्चुअल मंच है। ठीक है, आमने सामने, और साथ ही साथ इसमें ग्राहक जो है वीडियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वीडियो कॉल जैसे देखा जाए VC यानी कि वीडियो कॉल के जो माध्यम से कभी भी कहीं भी वीडियो बैंकर के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल के माध्यम से बैंकिंग संबंधी सुविधाएं प्राप्त कराया जाएगा। ठीक है, जो सुविधा शुरू की गई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, ठीक है, वीडियो बैंकिंग सेवा जो शुरू की गई है उसमें 24/7 और कभी भी जो भी आवश्यकता होगी वीडियो कॉल के माध्यम से जो वीडियो बैंकर होगा उससे बातचीत कर सकेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एयू बैंक ने उन्नत इंस्क्रिप्शन, AI आधारित चेहरे की पहचान, OTP, हस्ताक्षर सत्यापन और वीडियो सत्यापन के साथ उच्चतम मानक स्थापित किए। ठीक है, आते दोस्तों आज के लास्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। वर्तमान रेपो रेट क्या है, यानी कि रेपो दर क्या है? तो देखा जाए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो तीसरी बार रेपो रेट को क्या किया, अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। तो वर्तमान में रेपो दर क्या है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है C, यानी कि 6.50 जो है इस समय रेपो दर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार देखा जाए तीसरी बार जो है रेपो रेट को क्या किया है, अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। RBI गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास, इन्होंने ये घोषणा की है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। ठीक है, किसने? तो यहाँ पे देखा जाए जो मौद्रिक नीति समिति है उसने क्या किया है कि अभी देखा जाए तो रेपो रेट को क्या, जैसा कि पहले 3 बार से अपरिवर्तित रहा है, तो 6.5% पे ही क्या किया है, अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। अगर हम बात करें रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, तो यह वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक को क्या करता है, उधार देता है। तो जो कमर्शियल बैंक जब RBI से उधार लेते हैं तो जिस दर पे वो उधार लेते हैं उसी दर को क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, SDF की, तो यहाँ पे जो है अस्थायी जमा सुविधा दर कितनी है इस टाइम, 6.25 है, और सीमांत अस्थायी सुविधा दर जो है और बैंक दर दोनों जो है, बैंक रेट हो गया या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो हो गई, ये दोनों ही देखा जाए तो 6.75% पे है। RBI ने देखा जाए जो चालू वित्त वर्ष है उसके लिए जो है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है मुद्रास्फीति लक्ष्य को संशोधित कर 5.4% कर दिया है। RBI गवर्नर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 6.5% रहने का क्या लिया है, अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो कि भी हाल फिलहाल में जो मौद्रिक नीति समिति है जो उसने देखा जाए जो रेट जारी किया है उसको हम लोगों ने देखा, और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। रेपो रेट पूछता है, रिवर्स रेपो रेट पूछता है, और फिर SLR पूछ देता है, कभी CRR भी पूछता है, बैंक रेट। तो ये रेट आपको याद होने चाहिए, और देखिए ये चेंज भी होते रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी चेंज हो रहा है तो आप अपडेट होइए।
ठीक है, एग्जाम में प्रश्न में मैच द फॉलोइंग करके आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट्स है कि राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। तो कहाँ, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की जो सरकार ने कक्षा में जो मोबाइल, क्लास में जो मोबाइल फोन लेके बच्चे जाते थे उनके यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। SBI लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, अमित झिंगरन को किया गया है। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में अधिसूचित किया है, किसे किया है, मंजूषा देशपांडे को किया है। यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, मायरा ग्रेवर को किया गया। हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दोस्तों शुरू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि साथ ही साथ अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।